ठीक है सर, स्टार्ट करूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ मोहम्मद साद फ्रॉम 10th C. Today I'm going to present you my topic Rise of Nationalism in Europe. So इसमें हम जो टॉपिक में बात करेंगे वो ये है, पहले सबसे स्टार्टिंग में बात करेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में, उसके बाद नेपोलियन आया, नेपोलियन ने क्या क्या करा, उसके बाद बैटल ऑफ वाटरलू हुई, वो सारी चीज़ें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ क्या, क्यों था? सबसे पहली चीज़, फ्रेंच रेवोल्यूशन के पीछे बहुत सारे रीजंस थे कि लोग परेशान हो गए थे मोनार्की से। तो अब यहाँ पर क्या था, फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ 1789 में। तो 1789 से पहले जो है वहाँ पर मोनार्की था। उसके बाद जो है वहाँ पर फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जो मोनार्की से कॉमन सिटीजन में पावर ट्रांसफ़र हो गई। कस्टम ड्यूटीज़ और ड्यूज़ जो थे उन्हें अबॉलिश कर दिया गया, यानी कि जो टैक्सेस वगैरह लगते थे उन्हें ट्रेड वगैरह पर उन्हें भी हटा दिया गया। उसके बाद न्यू 3 कलर फ्लैग जो है वो बनाया गया था, जो फ्रांस का आज भी हम देखते हैं। उसके बाद फ्रेंच लैंग्वेज जो थी उसे नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया, न्यू नेशनल एंथम बनाया गया और एस्टेट जनरल जो था उसे इलेक्ट करके रीनेम कर दिया गया नेशनल असेंबली। तो इतना सब कुछ हुआ फ्रेंच रेवोल्यूशन में। नेशनलिज्म क्या होता है इसके बारे में हम पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं। नेशनलिज्म का मतलब है एक ऐसी भावना जो कि एक नेशन हमारा पूरा एक है, मतलब जो लोग हैं, जो एक पर्टिकुलर कंट्री है, वो ये उनके लोग ये सोचें कि जो पूरा नेशन है वो हमारा एक है, ये नेशनलिज्म है। तो अब जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद सब कुछ वहाँ पर ठीक हो गया, जो डेमोक्रेटिक टाइप हमारी गवर्नमेंट हो गई थी, लेकिन कंप्लीट डेमोक्रेसी नहीं थी। तो 1799 में एक बंदे की एंट्री होती है जिसका नाम था नेपोलियन बोनापार्टे। अब नेपोलियन आया, उसकी जो है स्वागत किया गया अच्छी तरीके से। नेपोलियन ने काम क्या क्या करे, नेपोलियन ने बहुत अच्छे अच्छे काम भी करे, बट उसके साथ साथ उसने बहुत बेकार काम करे। अब लोगों को लगा कि भाई बहुत अच्छा काम कर रहा है। सबसे पहले नेपोलियन ने जो है 1804 में एक सिविल कोड लागू किया जिसे हम नेपोलियन कोड के नाम से भी जानते हैं। इसमें इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है वो लागू कर दी गई, राइट टू प्रॉपर्टी दे दिया गया, फ्यूडल सिस्टम को अवॉइड कर दिया गया। उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन में जो है इम्प्रूवमेंट हुई। जो वेट्स और मेजर्स थे उन्हें स्टैंडर्डाइज कर दिया गया और गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव कर दिया गया। लोगों को लगा कि बहुत बढ़िया बंदा है भाई, इसको हमारे को सराहना चाहिए। अब इसके ड्रॉबैक क्या रहे? यहाँ पर पॉलिटिकल फ्रीडम बिल्कुल नहीं थी कि भाई कोई भी उसको काम करना होता था, कोई उसको रोक नहीं सकता, अपनी मर्जी से करेगा सब कुछ। टैक्सेशन जो थे, जो बड़े टैक्स थे उन्हें बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया। सेंसरशिप लगा दी कि उसके खिलाफ कोई लिख ही नहीं सकता। उसके अलावा फ्रेंच आर्मीज़ में लोगों को भर्ती कर रहा था ज़बरदस्ती, ताकि जो है वो और जगहों पर कब्जा कर सके। तो 1815 में नेपोलियन का दी एंड हो गया। क्यों हुआ इसके बारे में बात कर लेते हैं। 1815 में होती है बैटल ऑफ वाटरलू। बैटल ऑफ वाटरलू 4 कंट्रीज़ ने मिलकर नेपोलियन के साथ लड़ी थी। अब इसमें 4 कंट्रीज़ कौन कौन सी थी? रशिया, प्रशिया, ब्रिटेन और ऑस्ट्रिया। इन 4 कंट्रीज़ ने, ये चारों कंजर्वेटिव्स थे, इनका सोचना ये था कि मोनार्की रहनी चाहिए और सारे चेंजेस जो है वापस से होने चाहिए, जो पहले थे वो सारे चीज़ें वापस से आने चाहिए। तो बैटल ऑफ वाटरलू के बाद नेपोलियन ने जितना भी काम करा था उसे वापस कर दिया गया, मोनार्क को रिस्टोर कर दिया, चर्च की पावर उसे भी रिस्टोर कर दिया, सोशल हियरार्की जो है उसे रिस्टोर कर दिया, ऑटोक्रेटिक रूल जो था, जो ऑटोक्रेसी वगैरह थी उसे भी वापस से रीस्टैब्लिश कर दिया। लेकिन उन्होंने एक चीज़ जो है वो अडॉप्ट करी, वो थी सेंसरशिप, कि उनके खिलाफ कोई लिख ही नहीं सकता, क्योंकि लिखने से जो है लोगों के अंदर जो है उस चीज़ के प्रति भावना बढ़ती है कि भाई ये मतलब जो बढ़िया लोग जो फिलोसोफर्स होते हैं वो इस चीज़ के बारे में लिखते हैं कि ये गलत कर रहा है, क्या क्या गलत कर रहा है, तो लोगों को इस चीज़ की नॉलेज होने लग जाती है। अब इन लोगों ने, जो प्रब थे, इन्होंने एक ट्रीटी साइन करी जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ वियना। ट्रीटी ऑफ वियना को ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मार्टिनिच ने होस्ट किया। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें थी? इसमें बर्बन डायनेस्टी को रिस्टोर कर दिया जो पहले फ्रांस में थी। उसके बाद एक स्टेट की सीरीज़ जो है वो फ्रांस की बाउंड्री पर सेटअप की गई, जिससे कि फ्रांस का जो है एक्सपेंशन ना हो सके फ्यूचर में। उसके बाद प्रशिया को भी काफ़ी अच्छी टेरिटरीज़ मिल गई, वेस्टर्न उसके जो बाउंड्री थी वहाँ पर। ऑस्ट्रिया को नॉर्थ इटली पर कंट्रोल दे दिया और रशिया को पोलैंड दे दिया। इसके साथ साथ नेशनल मतलब जो वो था यूरोप, वहाँ पर और भी प्रॉब्लम्स चल रही थी, जिसमें एक प्रॉब्लम जो ये थी कि वहाँ पर कोई भी नेशन स्टेट नहीं था। नेशन स्टेट का मतलब होता है कि ऐसा स्टेट जहाँ पर कॉमन लोग जो है, मोस्ट लोग जो है उनके पास कॉमन आइडेंटिटी हो, कॉमन कल्चर को फॉलो करते हो, ऐसे लोगों को जो है नेशन स्टेट कहते हैं।
ऐसी कंट्री को जो है नेशन स्टेट कहते हैं। सॉरी। उसके बाद अब फॉर एग्ज़ाम्पल जो मिड 18th जो था सेंचुरी थी, वहाँ पर जो यूरोप था, वहाँ पर अलग अलग टाइप के लोग रहा करते थे। तो क्या उनके दिमाग में कोई आइडिया आ सकता है कि नेशन स्टेट भी बनानी चाहिए? आपको लगता है? नहीं आएगा। लेकिन उनके पास आइडिया आता है। कैसे आता है वो भी बताता हूँ मैं। यहाँ पर दो टाइप के लोग थे, एरिस्टोक्रेट्स और पीजेंट्स। एरिस्टोक्रेट्स कौन लोग थे? जो कि वेल्दी थे, जो अमीर थे, और ये पॉलिटिकली और सोशली पावरफुल थे। इनकी फैमिलीज जो है वो मैरिज टाइज से कनेक्टेड रहा करती थी, और ये फ्रेंच लैंग्वेज बेसिकली बोला करते थे, क्योंकि फ्रेंच लैंग्वेज को उस टाइम पर एक बहुत ज़्यादा अच्छी लैंग्वेज माना जाता था, जो राजा महाराजा लोग बोला करते थे इस टाइप से। इनका एक कॉमन वे ऑफ लाइफ जीने का तरीका होता था। जो पीजेंट्स थे वो गरीब लोग हुआ करते थे। ये मेजॉरिटी में तो थे, पर इनके पास पावर नहीं थी। इनके पास कुछ के पास कम लैंड था, कुछ के पास बिल्कुल भी नहीं था। ये पावरफुल तो थे ही नहीं। अब इसके साथ जो है हमारा बर्थ होता है एक नई उसका क्लास का, जो कि थी मिडिल क्लास। मिडिल क्लास जो है वो ज़्यादा ना तो गरीब थे ना ज़्यादा अमीर थे। ये लोग एजुकेटेड थे, जैसे कि इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, या फिर बिजनेसमैन हो गए, या फिर अदर प्रोफेशनल्स। इनके पास जो है आइडियाज़ आते हैं, दो आइडियाज़ आते हैं। एक तो नेशन स्टेट और लिबरल नेशनलिज्म, जिसे बोलते हैं हम लिबरलिज्म। ठीक है, यहाँ से जो है नेशन स्टेट का आइडिया यूरोप में फैलना स्टार्ट हुआ। अब लिबरलिज्म के बारे में बात कर लेते हैं कि लिबरलिज्म होता क्या है। तो लिबरलिज्म के अंदर जो है इन लोगों का क्या मानना था कि एरिस्टोक्रेसी जो थी उसका रूल ख़त्म होना चाहिए, यानी कि जो अमीर लोग थे वो गरीबों पर रूल करते थे, उसको ख़त्म करना चाहिए। गवर्नमेंट जो है वो पीपल के एग्रीमेंट से बननी चाहिए। उसके बाद तीसरी चीज़, इंडिविजुअल को फ्रीडम मिलनी चाहिए, इक्वालिटी बिफोर लॉ होनी चाहिए, और जो चर्च के प्रिविलेजेस थे, जो उनको बर्थ राइट्स मिलते थे कि मतलब पैदा होते ही वो महान बन गए, वो सारी चीज़ें यहाँ पर ख़त्म होनी चाहिए। और था और बट एक और चीज़ थी जो ये नहीं चाहते थे, वो ये थी कि ये सपोर्ट नहीं करते थे वुमेंस को, मतलब ये राइट टू वोट को सपोर्ट करते थे, बट वुमेंस के लिए नहीं, और ना ही ये मैन विदाउट प्रॉपर्टी को सपोर्ट करते थे। ये सारी चीज़ें इसमें हैं। बस इतना ही मेरे पे। थैंक यू।